क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी में चैप्टर 8वां हमारा पर्यावरण अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण की परिभाषा करनी है हमें। तो पर्यावरण की परिभाषा करेंगे, अजैव तथा जैव घटकों से बनी दुनिया को पर्यावरण कहा जाता है। अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं हो, ठीक है, जैसे जल, वायु, मिट्टी, ताप, गर्मी, ये सारे क्या है? अजैव पदार्थ हो गए। जैव पदार्थ में जिसमें जीवन होता है, जान होता है, पेड़ पौधे, ठीक है, जीव यानी जानवर, तो वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये आपका आंसर हो गया। सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा हम करेंगे, जिस तंत्र में जैविक और अजैविक, जैविक मैंने आपको बताया जिसमें जीवन हो जैविक, जिसमें जीवन नहीं हो अजैविक घटक परस्पर संयोग करके मिलके जीव मंडल के विभिन्न घटकों में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, यानी आहार श्रृंखला में, ठीक है। तो सभी एक साथ मिलकर करते हैं, तो उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे वन हो गया, जंगल हो गया, समुद्र हो गया। तो वन में हर एक प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, छोटे से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अब घटककर्ता से लेके बड़े बड़े, ठीक है, जीव तक पाए जाते हैं। तो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं आहार श्रृंखला के माध्यम से। तो वो हो गया एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र। आपको एग्जाम्पल में लिख लेना है, वन, समुद्र। अगला सवाल देखिए हमारा तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं दो जैव घटकों के नाम जिसमें जीवन होता है वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे नज़र डालेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र दो भाग हो गए, अजैव और जैव, यानी जिसमें जीवन होता है तो हमें यही बताना है। अजैव घटक हो गए पौधे और जंतु। ये आपका आंसर हो गया दोनों। 4 नंबर में देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं 3 अजैव घटक अब की बार हमें बताना है। अजैव घटक जिसमें जीवन नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे नदी, वायु, जल, ताप, ये सारे अजैव घटक हो गए। 5वां है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई 2 उदाहरण दे जो मानव द्वारा बना हो। यहाँ पे नज़र डालिए, पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक होते हैं, ठीक है, जैसे वन, समुद्र, कुछ मानव द्वारा भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कृषि भूमि, पार्क, फुलवारी, ये आपको तीनों लिख लेने हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला को नामों से दर्शाएं, यानी जो जो इसमें जीव शामिल होते हैं। देखिए ये रहा मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, इसमें कौन से जीव शामिल होते हैं? देखिए जो जो शामिल है उनका नाम लिखना है, हमें लिखना है। देखिए ऐसे, सूरज, घास, ग्रास हापर, ये प्राथमिक हो गया। इसके बाद इसको खाता है ये मेढक, द्वितीय उपभोक्ता। मेढक को खाता है सर्प, तृतीय उपभोक्ता। और ये अंतिम चतुर्थ उपभोक्ता मांसाहारी, ठीक है। ये आपको कर लेना है। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे, यानी इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। सूरज से ऊर्जा आती है, घास में उत्पादक हो गए, इसको खाते हैं ग्रासहापर, मेढक, सर्प और बाज। ये आपका आंसर हो गया। देखिए 7वां सवाल है, उत्पादक किसे कहते हैं? तो हमने तो अभी देखा, देखिए ये मैदानी पारिस्थितिक तंत्र है, तो आहार श्रृंखला का जो पहला चरण होता है वो उत्पादक हो गया, यानी प्लांट को बोलते हैं हम। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, उत्पादक लिख के डैश देना है। हरे पौधे हैं जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र जीव है जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की स्वयं क्षमता होती है, उत्पादक कहे जाते हैं। देखिए 8वां सवाल है, एक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या है? पोषी स्तर को 4 पार्ट में बांटते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर में हरे पौधे होते हैं, हमें आंसर करना है आहार। देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, कोई 2 जैव अनिम्नीकरणीय, ध्यान देना है यहाँ पे बात की गई है अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट का नाम लिखने, ऐसे पदार्थ, ऐसे सड़े गले अवघटक जो सड़ते गलते नहीं है। तो हमारा आंसर होगा जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट में आ जाएंगे कीटनाशक, पीड़कनाशक, डीडीटी, सीसा, आर्सेनिक, प्लास्टिक, जो आसानी से अपघटित नहीं हो पाते, नहीं सड़ते गलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट। देखिए 10वां सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जैव निम्नीकरणीय है जो आसानी से सड़ गल सकते हैं? इसमें से हमें छांटना है। तो जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? कागज़ आसानी से सड़ गल सकता है, उसके बाद गोबर, उसके बाद सब्जी के छिलके, तो 3 हो गए इसमें से। 11 नंबर,
किस कारण से कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं जो आसानी से सड़ गल यानी अपघटित हो जाते हैं तथा कुछ जैव अनिम्नकरणीय होते हैं। तो क्या कारण है? ठीक है, तो मुख्य कारण है इनका अपघटित होना ही। जो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं आसानी से यानी सड़ गल सकते हैं वो जैव निम्नकरणीय हो गए, जो नहीं होते जैव अनिम्नकरणीय हो गए। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, कुछ अवशिष्ट पदार्थ आसानी से सड़ते गलते नहीं हैं तथा जैव अपघटक नहीं होता उनका, जैसे प्लास्टिक DDT। ठीक है, एवं कुछ पदार्थों का जैव अपघटन आसानी से किया जा सकता है, जैसे कागज, फलों के छिलके। अतः इसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, निम्नकरणीय और जैव निम्नकरणीय। बात समझ में आ गई इसका कॉन्सेप्ट। अगला सवाल हमारा देखिए 12, ओजोन स्तर का क्या महत्व है? ओजोन परत का वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, ओजोन यानी O3, इसका रासायनिक सूत्र होता है, परमाणु सूत्र होता है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना एक वायुमंडलीय परत है जो वायुमंडल से 15 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पाराबैंगनी विकिरण को रोकता है, सोखता है, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद उत्पन्न कर सकते हैं। यही इसका महत्व हो गया। ठीक है, अगला सवाल है 13, CFC क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये हमें बताना है फुल फॉर्म बेसिस का। 14 नंबर, एक रासायनिक यौगिक का नाम लिखें जिससे ओजोन स्तर का अवक्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, परत खराब हो रही है, तो वो हो गया CFC। 15 नंबर देखिए, पाराबैंगनी विकिरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो आइए लिखते हैं, तो हम लिखेंगे पाराबैंगनी किरण से मनुष्य में हानिकारक बीमारी, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद। ठीक है, अब उसके बाद त्वचा कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, अनेक बीमारियां होती हैं, 2 मुख्य हैं इसमें। 16 नंबर सवाल है हमारा, जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? ये तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा ही है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र जो है जीवमंडल का एक स्वपोषित संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इसे बोलते हैं। इसका हमें आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र। 17 नंबर सवाल है, समुद्र किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? ये हमें लिखना है, तो हम बताएंगे एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, 18, अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर यानी पेड़ पौधे पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने वाला जीव को क्या कहते हैं? उसे उपभोक्ता बोलते हैं आहार श्रृंखला में। ठीक, 19 नंबर देखिए, वैसे जीव जो पौधे जंतु दोनों खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सर्वहारी, तिलचट्टा और मनुष्य। देखिए, जो पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं तो उसे सर्वभक्षी बोलते हैं। ठीक है, इसमें तिलचट्टा और मनुष्य शामिल हो जाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता में सर्वभक्षी। देखिए 20वां सवाल हमारा, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? दोनों को संयुक्त रूप से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपघटनकर्ता या अपमार्जक। और इसके अंतर्गत देखिए आता है जो जीव जीवाणु और कवक, इसे बोलते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता। हमारा आंसर कैसे होगा? तो हमारा आंसर होगा ऐसे, देखिए हम ऐसे लिखेंगे, जीवाणु तथा सूक्ष्मजीव अपघटनकर्ता में आते हैं जिन्हें सूक्ष्म उपभोक्ता बोलते हैं। 21 नंबर सवाल है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे समुद्र में उत्पादक का कार्य कौन करता है, यानी उसमें प्लांट कौन से होते हैं समुद्र में? तो वो हमें बताना है। इसका आंसर होगा शैवाल। देखिए, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में तालाब में या समुद्र में बात करें, शैवाल होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं। ये आपका आंसर हो गए। देखिए यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं यहाँ पे, ठीक, इस पानी में, तो ये हो गए उत्पादक शैवाल। ये बड़े पौधे भी हो गए। ठीक, समझ में आ गया। प्रश्न क्रमांक 22 देखिए, पृथ्वी तक पहुँचने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग उत्पादक ग्रहण कर यानी प्लांट ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो हमारा आंसर होगा करीब 1%।
पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का अत्यंत छोटे भाग यानी करीब 1% हरे भाग पौधे उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलने में ये प्रयोग करता है। आंसर होगा करीब 1%। देखिए अगला सवाल है हमारा 23। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित ट्रांसफ़र होता है? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 10% ही अगले पोषी स्तर में चला जाता है कुल ऊर्जा का। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक पारिस्थितिक तंत्र है, ऊर्जा कहाँ से आई? सूरज से आई, तो सूर्य से ऊर्जा उत्पादक में आई, ठीक है, प्लांट में आई, तो ये प्लांट 10% ट्रांसफ़र कर देंगे इस उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में। तो ऐसे ऐसे 10% ट्रांसफ़र होते जाएगा। समझ में आ गया? 24 नंबर सवाल हमारा है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो सड़ते गलते नहीं हैं की मात्रा पहले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में क्रमशः होने वाली वृद्धि क्या कहते हैं? तो इस वृद्धि को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, पहले पोषी स्तर से या अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है, जैव आवर्धन इसको बोलते हैं। देखिए 25वां सवाल क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अवशिष्ट हैं? तो हम लिखेंगे यहाँ पे जैव अनिम्नीकरणीय यानी सड़ते गलते नहीं हैं, ऐसे अवशिष्ट होते हैं। 26 नंबर, अगर विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो किस प्रकार की आकृति जो बनती है आहार श्रृंखला में? तो ये आकृति बनती है संख्या का पिरामिड। पिरामिड की आकृति बनती है संख्या का पिरामिड। देखिए सबसे पहले कौन सा है? ये प्लांट आ जाएंगे उत्पादक, उसके बाद इसको प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, फिर इसको खाने वाले। तो जैसे हम ऊपर जाए इसकी संख्या कम हो गई, तो ये आकृति बनती है संख्या का पिरामिड। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल हमारा है 27। कागज़ और कपास से निर्मित कपड़े किस प्रकार के अवशिष्ट हैं? देखिए आसानी से सड़ गल सकते हैं, तो हम लिखेंगे जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट हैं। 28 नंबर, धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा गया है? तो सभी जंतु, प्लांट तो उत्पादक आ गए, प्लांट को छोड़कर सभी हो जाएंगे उपभोक्ता, जो अलग अलग ये इनका भी खंड होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। ठीक है, तो ये आपको लिखना है उपभोक्ता। 29 देखिए, तिलचट्टा या मनुष्य किस प्रकार का जीव है? हमने देखा कई दफ़ा तिलचट्टा और मनुष्य जो है प्राथमिक उपभोक्ता में सर्वभक्षी है, प्लांट और जीव दोनों खाते हैं। ठीक है, तो सर्वभक्षी आपको लिखना है प्राथमिक उपभोक्ता में सर्वभक्षी। 30वां सवाल, आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा आहार जाल, इसको बोलते हैं फूड वेब। 31 नंबर, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? तो हम लिखेंगे प्लांट यानी उत्पादक पेड़ पौधे में सबसे ज़्यादा संचित होती है, पहले स्थान पे आते हैं। 32 है, आहार श्रृंखला में मनुष्य का क्या स्थान है? तो मनुष्य तो उपभोक्ता हो गया, हम लिखेंगे आहार श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता में सर्वभक्षी में आते हैं। ठीक है। 33, हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों का जमाव किस क्रिया द्वारा होता है? तो जैव आवर्धन द्वारा होता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं जैव आवर्धन। देखिए ऐसा होता है कि केमिकल जब खेतों में छिड़कते हैं तो फल सब्जी, ठीक है, यानी इसको खाने वाले जो केमिकल को खाते हैं, फल सब्जियां, नदी में तालाब में फेंकते हैं तो मांस मछली, तो उनके तरीक़ों से ये आ जाते हैं मनुष्य उसको सेवन करते हैं तो मनुष्य में आकर बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो गया जैव आवर्धन द्वारा। देखिए 34 नंबर सवाल, किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को सामान्यतः ओजोन क्षेत्र की संज्ञा दी गई है? तो वो क्षेत्र हमें बताना है, तो हम लिखेंगे अटलांटिका के ऊपर ओजोन स्तर की जो क्षेत्र है, ठीक है, तो आई कमी को हम ओजोन क्षेत्र की संज्ञा देते हैं, तो आपका आंसर यही हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा 35, एरोसॉल के उपयोग से वायुमंडल और जीवमंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो एरोसॉल से होता है CFC का कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 36 है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? तो पहले पृष्ठ पे हम नज़र डालते हैं तो ये सब मिलकर बनाते हैं पर्यावरण, ठीक है। 37 नंबर, 38 नंबर सवाल हमारा है, वन पारिस्थितिक तंत्र में घास का पोषी स्तर क्या होता है? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में घास का जो मैदान है वो प्रथम पोषी स्तर का होता है।
देखिए यहाँ पे वन पोषी स्तर जो की बात की गई है, तो पोषी स्तर कई होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर जो घास है, तो हरे प्लांट ही तो है, ये प्रथम पोषी स्तर में आ जाएंगे। ठीक है, उत्पादक। इसके बाद देखिए 39, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़िया का क्या स्थान है। देखिए सभी प्लांट आते हैं उत्पादक, और इसको छोड़ दें सभी क्या आ जाएंगे, ये उपभोक्ता आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़िया उपभोक्ता हो गई। 40 है, एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में गिद्ध कहाँ आते हैं, ये हमें बताना है। तो हम लिखेंगे मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो गिद्ध और बाज आते हैं, ये चतुर्थ उपभोक्ता, जिसको हम बोलते हैं मांसाहारी। ठीक है, जो तृतीयक को खा जाते हैं वो हो गए चतुर्थ उपभोक्ता। ये रहा। देखिए बाज इन सबको खा जाता है, गिरगिट को भी खाता है, खरगोश को भी खाता है, सर्प को भी खाता है, यानी गिद्ध या बाघ। देखिए अगला सवाल हमारा 41, क्या ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता से उत्पादक की ओर हो सकता है। देखिए जनरली तो जाता है सामान्यतः उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, लेकिन क्या उपभोक्ता से उत्पादक की ओर हरे प्लांट में ये जाता है, रिवर्स में हो सकता है ऊर्जा का स्थानांतरण। तो ये वापस ऊर्जा सौर ऊर्जा के में उपभोक्ता द्वारा प्राप्त उत्पादक में नहीं जा सकता, सीधी सी बात है, नहीं जा सकता है। देखिए अगला सवाल है 42, CFC के टूटने से किस गैस की उत्पत्ति होती है और ओजोन से प्रतिक्रिया करता है। तो हमारा आंसर होगा, देखिए CFC के टूटने से O3 से अभिक्रिया कर आणविक O2 और परमाणविक O ऑक्सीजन में विखंडित कर ओजोन स्तर का अवक्षय कर रहे हैं। ये पूरा लाइन आपको यहाँ तक कर लेना है। तो समाप्त होता है आज का सेशन हमारा।